आज इमरान खान साहब तलाशी देने से दोबारा भागे। खान साहब, आप तो बार बार कहते रहे कि मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। आपका वकील जो है वो फॉरेन फंडिंग मान चुका है और कह चुका है कि मैं $6000 लिए हैं। मनी गाला क्या आपके पास तो नक्शा नहीं, मनी ट्रेल कहाँ होगी? मुस्लिम लीग नून की फंडिंग हुई है उसामा बिन लादेन से, मुस्लिम लीग नून की फंडिंग हुई है बड़े बड़े कार्टेल से। अब ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, अब तेरे बैंक अकाउंट जो है गुम गए, अब तेरे जो है सारे कागजात तेरे गायब हो गए। किधर गई तुम्हारी मनी ट्रेल? यही पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की कि इतना शोर मचाओ कि चोरी की समझ ही ना आए कि किसने चोरी की है किसने चोरी नहीं की है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक और मैं हूं नाइमा तारिक। सुप्रीम कोर्ट में आज तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की पार्टी फंडिंग के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि इस मामले की जांच पड़ताल के लिए एक कमीशन बना दिया जाए। साथ ही इमरान खान की जानिब से बयान हल्फी और तहरीरी बयान जो है वो भी जमा करा दिया गया है। अगर हम पनामा केस के हवाले से बात करें तो पनामा केस की जो JIT बनी है उस पर भी नून लीग की जानिब से 2 अरकान पर एतराज उठाए गए समेत कुछ दीगर मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी तारिक महमूद साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब, जबकि न्यूयॉर्क से हमारे साथ एडिटर डेली टाइम्स रजा रूमी साहब भी मौजूद हैं। तो अपनी इस गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज करते हैं। तारिक साहब, PTI की पार्टी फंडिंग केस में कमीशन बनाने की इस्तदा, आपके ख्याल में क्या PTI की जानिब से ये इस मामले को मजीद डिले करने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को 2 मामलात का सामना है। एक मामला ख़ुद इमरान खान साहब की जो मनी ट्रेल के हवाले से है, जिसके ऊपर बात की जा रही है कि उन्होंने ये जो बनी गाला की ज़मीन ख़रीदी और अपने कुछ असासा जात जिसके अंदर जो उनकी न्याजी सर्विसेज कंपनी है उसको इलेक्शन कमीशन के जो गोशवारे हैं वहाँ पे उसको ज़ाहिर नहीं किया। तो एक तो ये मामला है और दूसरा मामला है तहरीक इंसाफ की जो गैर मुल्की फ़ंडिंग है उसके हवाले से। तो 2 मामलात हैं कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो दीगर पार्टीज़ हैं और बिलखुसूस वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इख्तिदार में रह चुकी हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें इमरान खान साहब को जो एज हासिल है पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल एलीट है उसमें सबसे बड़ा एज जो है वो ये है कि उनकी जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है और करप्शन के हवाले से उनके दामन को साफ करार दिया जाता है। और एक अमूमी उनके बारे में जो परसेप्शन है वो ये है कि इमरान खान साहब के अंदर सियासी नापुख्तगी हो सकती है, उनके सियासी फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्रेडिबिलिटी है स्पेशली जो माली मामलात के हवाले से वो खासी साफ और शफाफ है। ये दो मामलात जिनका जिक्र मैंने किया, इन दोनों मामलात के अंदर मेरी तवक्को कम से कम ये थी कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ दोनों बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। जिस तरीके से जब इमरान खान साहब के जो बनी गाला वाली प्रॉपर्टी है उसका मामला सामने आया तो उन्होंने कहा जी कि हम सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो आज जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसमें राशिद अली खान जो उनके दोस्त हैं उनकी जानिब से बयान हल्फी जमा करवाया गया और बताया गया कि इनके अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र हुई थी। और ये राशिद अली खान साहब के हवाले से एक और नई आज एम्बिग्विटी और पैदा हो गई और डिबेट पैदा हो गई है, क्योंकि वो खैबर बैंक जो हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन भी हैं और जो PTI की जो फाइनेंस बोर्ड है उसके मेंबर भी हैं, तो और इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी हैं। तो ये एक एम्बिग्विटी पैदा हुई कि जनाब ये राशिद अली खान के अकाउंट से पैसे क्यों गए, इमरान खान साहब भी क्या उसी तरीके का जिस तरीके से कोई कतरी ख़त पेश किया गया था उसी तरीके के बयान हल्फी जमा करा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरा मामला जो PTI की गैर मुल्की फ़ंडिंग का है, वहाँ पर PTI ने अमेरिका में 2 कंपनीज़ बनाई जिनका क्योंकि उसके बगैर आप फंड्स वहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो कंपनीज़ ज़रूर बनी और वो पैसा यहाँ पर आया, लेकिन चूँकि उसकी डिटेल मौजूद होती है और उसमें लिखा होता है कि ये फ़ंड्स किस किस ने दिए हैं, उसके अंदर ये बात सामने आई कि जो फंड्स देने वाले लोग थे उनमें से बाज़ गैर मुल्की लोग भी हैं। और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल PPO है, पॉलिटिकल पार्टी 2002, उसके तहत कोई भी सियासी जमात गैर मुल्की फंडिंग नहीं ले सकती। तो ये दोनों मामला हैं, ये तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि क्लैरिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन दोनों मामलात को फेस करे, कानूनी नुकात में इधर उधर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसके नतीजे में उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी। जिस तरह की बात आज उनके वकील ने की कि आप सुन नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन भी नहीं सुन सकता, ये मेंटेनेबल नहीं है, ये बातें तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को जेब नहीं देती, क्योंकि उनका अपना स्टांस खासा मुख्तलिफ रहा है।
बिल्कुल शहजाद साहब, अब आपसे इस बारे में ही बात करेंगे। क्या इमरान खान की जानिब से आपको पता है कि जैसे तारिक साहब ने कहा कि कतरी खत पेश कर दिया गया है इस मामले पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बात हम कह सकते हैं इमरान खान के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की जो सपोर्ट थी, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो 2011 के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में फंड्स मिले उसको, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसकी पार्टी के लिए फंड्स मिले, पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे फंड्स मिले, और उसमें ज़्यादा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका और कनाडा और बरतानिया के जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो वहाँ रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से बेशक वो अमेरिकन सिटीजन्स ही क्यों ना हों या किसी उन मुल्कों के शहरी क्यों ना हों, लेकिन चूंकि उनका स्टेटस एज अ पाकिस्तानी क्वेश्चनेबल होता है, तो उसको ये तस्वर किया जा रहा है या किया जा सकता है कि शायद वो फॉरेन नेशनल से जिन्होंने इमरान खान को फंड्स दिए, इस वजह से थोड़ी सी एम्बिग्विटी पैदा हो रही है। अब उसके साथ दूसरा सवाल ये है कि जो लोग डुअल नेशनल हैं, यानी वो एक तो बाहर की नेशनैलिटी रखते हैं, एक पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखते हैं, और उनकी जो रेमिटेंसेस हैं उसकी बुनियाद पे हम इस मुल्क के बहुत सारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बेहतर करते हैं या मुल्क चलाते हैं, वो बड़ा कलीदी रोल है उनकी रेमिटेंसेस का। उस वक्त तो वो बिल्कुल कोशर है, वो पाक साफ है पैसा जो कि पाकिस्तान के ख़जाने में जा रहा है। लेकिन अगर इमरान खान को चंदे की शक्ल में पैसा दिया जाता है तो उसके ऊपर सवालात उठाने का एहतमाल है, और ये ख़तरा है कि इमरान खान को इस वजह से, और ख़ास तौर पे उन लोगों से जो पाकिस्तानी हैं लेकिन अब पाकिस्तानी नेशनल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने फंडिंग ज़रूर की है इमरान खान की, उसकी वजह से भी इमरान खान को किसी न किसी शक्ल में मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। तो इमरान खान का डायलेमा ये है। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि पीटीआई बहुत जोर लगा रही है इस चीज़ के ऊपर कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स दिए जाएँ। अब अगर वोटिंग राइट्स मिलते हैं उनको, तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने चंदा दिया है वो भी बिल्कुल मुनासिब है, और वो पाकिस्तानी वो चंदा जो है वो उस तरीके से कवर होता है। तो एक तो ये एस्पेक्ट है जो कि मेरे ख्याल में इमरान खान की पार्टी और हुकूमत के दरमियान में एक तगोदो लगी है। हुकूमत वो वोटिंग राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि उस तरीके से ये तलवार लटकती रहेगी इमरान खान के सर पे, और इमरान खान के ऊपर सवालात उठते रहेंगे। इमरान खान सामने इसलिए लाने के लिए तैयार नहीं है कि जब वो सब इंफॉर्मेशन लेके आएंगे तो उस पर से फिर जन्म लेंगे वो सवालात जिसका जिक्र के हाफिज साहब ने किया। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जी। दूसरा हिस्सा वो है जो कि चूंकि चैरिटी भी इन्होंने बहुत जमा की है अपने शुरू के दिनों में, पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करे एक पार्टी बनाने से पहले, तो वो शौकत खानम का जो पैसा था उसको किस तरीके से सेपरेट किया गया उस पैसे से जो कि पॉलिटिकल मकासद के लिए चंदा जमा किया गया, ये भी एक एलिमेंट है जिसको कि गालिबन इमरान खान को किसी न किसी वक्त में वाज़े करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में इस सारे मसले का हल इस चीज़ के अंदर है कि पाकिस्तान क्लैरिटी के साथ पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका रोल क्या है, और फिर उसके बाद इसको देखा जाए, और उसके बाद फिर जाहिर है कि इमरान खान को लेके आना है अदालत के सामने कि उन्होंने शफाफियत किस तरह मेंटेन की है उन फंड्स के अंदर जो कि चैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और वो जो पॉलिटिकल पर्पस के लिए आते हैं। जी रजा साहब, अब आपकी तरफ आएंगे, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? आज की जो हेयरिंग रही उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये कहा गया कि ना तो सियासी जमात ये चाहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट सुने और ना ही इलेक्शन कमीशन, तो आखिर कौन सा ऐसा इदारा होगा जो इस मामले की तहकीकात करेगा? देखिए, ये तो खैर बहुत बड़ा सवाल है और यकीनन इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, मगर ये जो अभी बात की जा रही थी इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैंपेन फाइनेंस है, यानी कि जो उनको माली मावनत मिलती है, चाहे वो बाहर हो मुल्क के अंदर से मिलती हो, उसके ऊपर बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत है। ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर जो मौजूदा कवानीन है तकरीबन सारी की सारी पार्टियाँ किसी न किसी तरीके से उसको वायलेट करती हैं, और ये चीज़ ऐसी है कि ये पार्लियामेंट को इसको देखना चाहिए, और पीटीआई का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है। देखिए, 2-3 साल से पीटीआई ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए तहरीकें भी चलाई, धांधली के खिलाफ भी, अब करप्शन के खिलाफ भी, मगर ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो कारकर्दगी है पीटीआई की और बदकिस्मती से उन्होंने इस तरह की कवानीन और बिल्स पेश नहीं किए, या जिन पर बहस भी हो रही है वो बिल्कुल ही
ताखीर और इल्तवा का शिकार हैं। तो इसका बाकायदा एक कानूनी और एक इंस्टीट्यूशनल हल होना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और इस पर सियासत करना। क्योंकि ये तो अभी तो सियासत हो रही है ना कि नून पीएम कि जी इमरान खान ने भी कानून को वायलेट किया है, ऑफशोर कंपनी उनकी भी थी, बनीगा का नक्शा भी नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। और वाले कहते कि नवाज शरीफ तो है ही चोर शुरू से और उसने ये कर दिया और वो कर दिया। तो बात ये कि ये तो ट्रेडिंग एलिगेशंस जो है ना, एक दूसरे पर जो है कीचड़ उछालना, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मुल्क की एक्शन है वो उतना से हद होगी कि जब हम बाकायदा मरवजा जो कानून को अपडेट करते हैं। और तो बड़ा अहम नुक्ता शहजाद साहब ने उठाया है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं और खुसूसन वो जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, उनका क्या स्टेटस है? क्या उनसे लिए जाने वाले पैसे वो पाकिस्तानी फंड रेजिंग के जुमरे में आते हैं या वो बाहर के जुमरे में आते हैं? तो इस पर भी क्लैरिटी नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो ये कि उनको वोटिंग राइट तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। इस ताल्लुक से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या वजह है कि हमने अपने लाखों ऐसे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बेशकीमत ज़र मुबादला भेजते हैं, उनको वोट करने का भी हक नहीं है। ये तो कुछ अचंभे की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर मीडिया भी में भी डिबेट उस तरह से नहीं होती। वो हमारी मीडिया की तमाम डिबेट जो है वो ये होती है कि अच्छा आप नून का साथ दे रहे हैं, आप यहाँ आप इमरान का साथ दे रहे हैं। बात यह है कि मीडिया की डिबेट्स को होना चाहिए कवानीन के ऊपर, इदारों के ऊपर, और जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज हैं, अवामी मफाद में वो ऐसे फैसले, और हमें उसकी बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसमें इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं उनका उतना ही हक है, वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और उनको वोटिंग राइट्स भी मिलने चाहिए, और उनकी जो उनके पैसे उनकी तरफ से आते हैं वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको बाहर की फॉरेन फंडिंग नहीं समझना चाहिए। रज़ा, ये एक बात मैं बल्कि शहजाद साहब से भी चाहूँगा कि उसमें कमेंट करें कि हमारे यहाँ जो कानून है कोशिश ये की जाती है कि किस तरीके से उस कानून से बचने की राहें वो पैदा की जाएं, और कौन कौन सी ऐसे जिसको कहें कि ज़राए तलाश किए जाए कि जिसके अंदर से हमारे जो जुर्म हैं उसको कानून की आड़ लेकर उनको बचाया जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे मामलात के ऊपर चीज़ों को इनिशिएट करती हैं सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, एक दूसरे को तंज और तनकीद का निशाना बनाती हैं, इल्ज़ामात लगाती हैं, लेकिन मुस्तकबिल में उन चीज़ों के तदारुक के लिए कोई इक़दाम नहीं करते। मिसाल के तौर पर धांधली, मिसाल के तौर पर इलेक्शन रिफॉर्म्स, मिसाल के तौर पर यही जो ये मनी ट्रेल और ये टैक्सेशन के मामलात हैं, या इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंटेशन, और मुस्तकबिल में किस तरीके से कोई कानूनी सुकम ऐसे मौजूद ना हो जिसके ज़रिए से किसी चोर को या करप्ट को बचने का मौका मिले। तो हम उस तरफ जाने के बजाय और बैठ के मुस्तकबिल में उन चीज़ों का तदारुक करने के बजाय कोशिश करते हैं कि वक्ती तौर पर पॉइंट स्कोरिंग करें, और फिर उसके बाद जो है वो लोग भी भूल जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को कोई नया इशू मिल जाता है लोगों को बहलाने के लिए। शहजाद साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी हाफिज साहब, मैं एग्री करता हूँ। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। अगले इलेक्शन से पहले कुछ ना किसी शक्ल में इलेक्टोरल रिफॉर्म होने चाहिए थे। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट क्या कहता है? पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए, और वो ऑडिट रिपोर्ट आप हर साल इलेक्शन कमीशन में या जब भी उसका जो पीरियोडिसिटी है उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। इसका मतलब है कि फंड्स वंड सारे ठीक हैं, ऑडिट हो गया और वो एक्सेप्टेबल एक ऑडिट कंपनी के थ्रू उनके पास पहुंच जाता है। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन मजे की बात यह है कि असल में पाकिस्तान की किसी भी सिवाय एमक्यूएम के उसके ऊपर इल्जामात हैं, साबित कुछ नहीं हुआ, लेकिन इल्जाम जरूर लगाया जाता है कि बाहर से फंडिंग हुई। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क बाहर बैठ के पाकिस्तान को जो फंड नहीं करते वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फंड करेंगे। इस तादाद में इतनी बड़े पुरअसर नंबर्स के अंदर कभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग नहीं हुई। होता यूं है हमारे यहाँ बदकिस्मती से, और इसके ऊपर कहानियां और किताबों में जिक्र हुआ हमारी रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, कि ये कहा गया कि अगर आपको सियासत पाकिस्तान में करनी है तो आपको पैसे के जोर पे दूसरी पार्टी को हराना है। और अगर उनके पास इतना पैसा जमा हो गया तो कहा जाता है कि जरदारी साहब के को कोर्ट किया जाता है अब बेनज़ीर भुट्टो को ये बताते हुए कि हमें भी फिर उतना ही पैसा जमा करना है, और ये करप्शन की एक बुनियाद बन जाती है। उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो पैसा है वो सिर्फ एक शख्सियत या एक फैमिली के नाम पे है, जिसकी बुनियाद पे ये पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। चंदा लेना, उनसे पैसा लेना, मेंबरशिप
فی ہونا اتنی کم ہے یا ہے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے جو پارٹی ہے وہ سنگل اونرشپ میں رہتی ہے، کسی خاندان کی اونرشپ بن جاتی ہے، کیونکہ سارا پیسہ وہ خود لگا رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں سے بھی پیسہ آیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باہر سے پیسہ آنے کے چانسز کم ہیں، پاکستان کے اندر سے کرپشن کا پیسہ یا باقی معاملات کا پیسہ ہے جو کہ ہماری سیاست میں استعمال ہوتا ہے۔ ضروری ہے جس طریقے سے رضا رومی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ان کو کسی قانون کے دائرے میں لا کے اس کا احاطہ کیا جائے تاکہ یہ جو جس قسم کے الزامات لگتے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس معاملے پر تو ہم نے گفتگو کر لی، ایک اور جو پوائنٹ میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا تھا جس کا پیناما کی JIT کے اوپر اعتراضات، تو طارق صاحب آپ کے خیال میں نون لیگ کی جانب سے اب جو اعتراضات کیے گئے ہیں 2 ارکان کے اوپر وہ کیوں کیے گئے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں یہ آج دن بھر بحث چلتی رہی اور گزشتہ روز بھی جو PMLN کے لیڈر تھے ان کی اس قسم کی گفتگو سامنے آئی تھی۔ ابھی تک جو جس کو کہیں کہ باضابطہ طور پر نہ تو ان 2 ارکان کے نام ڈسکلوز کیے گئے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج ہم دن بھر رابطہ کرتے رہے وہاں پہ ہمارے اپنے رپورٹر کے ذریعے کہ معلوم کر سکیں کہ اگر کوئی اعتراض آیا ہے تو کس طرح کا آیا ہے۔ تو اسپیکولیشنز بہت ساری ہیں، مثال کے طور پر جو SCCP کے نمائندے ہیں بلال رسول صاحب، ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ چونکہ وہ تحریک انصاف کے رہنما میاں اظہر کے بھانجے ہیں تو شاید نون لیگ کو یہ اعتراض ہو کہ جی وہ PTI سے بڑی قربت۔ اسی طریقے سے بعض جگہ پہ اسپیکولیشن واجد ضیاء صاحب کے حوالے سے بھی ہے، بعض جگہ اسپیکولیشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے۔ تو لیکن اگر یہ اعتراضات رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ہوں تو پھر تو بات بہت دور تک چلی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو۔ تو اس سے ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ بعض اوقات جب لوگوں کی دم پر پاؤں پڑتا ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کے جس قسم کے اعتراضات آ رہے ہیں اور پھر یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں کہ حسن نواز اور حسین نواز جو ہیں وہ ٹیکسیشن کے ان قوانین کے ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا چونکہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ قانونی تحفظ حاصل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں یہ قانونی تحفظ حاصل ہے، تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر JIT کے ارکان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کے 2 مقصد ہوں گے۔ ایک مقصد یہ ہوگا کہ JIT کو کنٹروورشل کر دیا جائے اور ان کو شاید یہ احساس ہونے لگا ہو کہ بعض چیزیں ان کی فیور میں نہیں آئیں گی تو پہلے ہی اس معاملے کو متنازع بنا دیا جائے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم لیا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو تنازع کا شکار کر دیں گے، آبجیکشن کریں گے، JIT کے ممبران کی ریپلیسمنٹ کی بات کریں گے، ان کے خلاف کورٹ میں چلے جائیں گے تو مقصد یہ ہوگا کہ جو وہ پروسیڈنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر پریشر بھی بلڈ کیا جائے اور ٹائم گین کیا جائے۔ تو مجھے تو یہ 2 واضح مقاصد نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے یا میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے۔ رضا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح سے اعتراضات کرنا جو ہے کیا آپ کے بھی خیال میں اس معاملے کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمارے ہاں جو ہے ایک کلچر ہے کہ کوئی کیس ہو، چاہے وہ آپ کی ایک پینسل چوری کرنے کا کیس ہو یا پیناما لیکس ہو، تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، پارٹیوں سے بھی وکیل بھی کرتے ہیں۔ ابھی جو اعتراضات لگائے جا رہے ہیں دیکھیے یہ مجھے تو ان میں کوئی خاص وزن نہیں دکھائی دے رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرح سے کچھ ٹائم آگے مل جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ بڑے واضح انداز میں کہہ چکی ہے کہ یہ فیصلہ بر وقت ہونا چاہیے اور اس میں مزید ایکسٹینشن نہیں ہوگی، اور جبکہ نون کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ یہ تھوڑا سا آگے جائے تاکہ الیکشنز کے قریب، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید چیزیں سپریم کورٹ نہیں ایکسیپٹ کرے گی، اور کیونکہ جو ابھی تک اشارے ملے ہیں کورٹ کی طرف سے وہ یہ کہ JIT 2 مہینے کے اندر اپنا کام کرے گی۔ بہرحال یہ اگلے 2 مہینے آپ دیکھتے رہیے گا، یہ PMLN بھی یہ چیزیں کریں گی، PTI بھی یہ چیزیں کریں گی، پاکستان کا PTI وہ بھی کچھ چیزوں پہ بات کرے گا۔ تو یہ تو معاملہ ابھی انگریزی میں کہتے ہیں it's far from over, the show will go on۔ رضا ابھی تو یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو 60 ڈیز ہیں یہ ان سے مراد 60 ورکنگ ڈیز ہیں اور اس کے اندر چھٹیاں اور سیٹرڈے اور سنڈے شامل نہیں ہیں۔ بالکل، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے شہزاد صاحب آپ اس معاملے پر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ قانونی حربے تو بہت سارے استعمال کیے جائیں گے، جو کچھ پاناما کیس کے دوران PMLN نے نہیں استعمال کیا یا جو نہیں اس کو جو قانون کے اندر سکم ہے یا قانونی مدد جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ JIT کے کانٹیکس میں اس کو کانٹروورشل بنایا جائے گا۔ کانٹروورسی کے بعد پھر سپریم کورٹ کے سامنے بھی مسائل کھڑے کیے جائیں گے کہ یہ کام نہ ہو جس طریقے سے باقی ساتھی کہہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ معاملہ
उलझता जाएगा। वक्त कोशिश होगी कि जितना टाइम और गुजारा जा सकता है गुजारा जाए, क्योंकि जीआईटी अगर कुछ भी, देखिए दो तरीके हैं, या तो जीआईटी कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस उस एविडेंस के बियॉन्ड जो ऑलरेडी जा चुका है कोर्ट के आगे नहीं दे पाएगी। इसका मतलब ये होगा कि वो साबित नहीं कर सके। तो मैंने एक सवाल किसी अपने राइटअप में छोड़ा था कि अगर जहां जुर्म साबित ना हो तो क्या ये फिर ऑटोमेटिकली समझा जाएगा या जुर्म यानी लीगैलिटी साबित ना हो तो क्या जुर्म साबित हो जाता है? तो जब तक जुर्म को साबित ना किया जाए जुर्म को जुर्म नहीं बनता। लीगैलिटी को साबित फेल या ना कर पाना जुर्म की शक्ल इख्तियार नहीं करता मेरी नज़र में। तो मेरा ख्याल है कि इस मामला के अंदर भी बहस और चलेगी, और अगर अच्छे वकील के हाथ में चला गया मामला तो आप देखेंगे कि अच्छा खासा वक्त गुजर जाएगा इस तारीख की। अभी तो वकीलों के गैर मुल्की दौरे भी शुरू हो गए, उनको जो है वो खास तौर पे जो है वो ले जाया भी जा रहा है कि चले जनाब आपको सरबराहान मुमलिकत से मिलवा देते हैं। थोड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। इस मामले पे भी हम बात करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं कुछ बरतानिया के हवाले से, जहां पर दहशतगर्दों ने बड़ा वार किया है। मैनचेस्टर में जो धमाका हुआ उसमें 22 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 60 के करीब जो अफराद हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। इस धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। यूरोपीय ममालिक में इस तरह की दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की क्या वजूहात हो सकती है, इस पर बात करते हैं। शहजाद साहब, आपसे सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके ख्याल में क्या वजह है कि दाइश की जानिब से जो है वो यूरोपीय ममालिक में इस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, एक तो मुसलमानों का काफी बड़ा हिस्सा यूरोप में आबाद है, और खास तौर पर फ्रांस, बेल्जियम, यूके, इन तमाम मुल्कों में आपको बहुत मुसलमान तारीख में जब नजर दौड़ाएं तो पिछली दहाइयों के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े चंक्स मुख्तलिफ इलाकों से दुनिया के वहाँ पर मूव किए उनकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फ्रांस में जिसे कहते हैं कि मगरिब जो वेस्टर्न अफ्रीका है वहाँ के बहुत सारे लोग चले गए। इंग्लैंड में साउथ एशिया से बहुत सारे लोग चले गए, उसमें बांग्लादेशी भी थे, पाकिस्तानी भी थे। तकरीबन 28 लाख मुसलमान जो हैं वो यूके में रहते हैं, और उसमें से 1.7 मिलियन 17 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं। तो ये एक सेंसिटिविटी बहुत बड़ी है। अब इस किस्म के मुसलमानों के अंदर आपको बदकिस्मती से ऐसे बहुत से लोग भी मिल जाते हैं जो कि दाइश की सोच और दाइश के नज़रियात से या मिल चुके हैं या उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, या उनके पास जाके कभी ना कभी वहाँ पे विजिट भी कराए हैं, ट्रेनिंग भी ली है, और फिर जब वहाँ से वापस आते हैं। देखिए, इन ममालिक ने एक बहुत ओपन पॉलिसी रखी है हमेशा से बाहर के लोगों के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए, या उन लोगों के लिए जो बाहर वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं। ये जो एक खुला माहौल था, एक ओपननेस थी बाहर के लोगों को अपने अंदर जज्ब करने की, असिमिलेट करने की, उसका अब उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके आपको फिर एक राइट विंग मूवमेंट नजर आती है पूरे यूरोप के अंदर। हर मुल्क में तकरीबन एक बहुत हार्ड राइट किस्म की पॉलिटिकल सोच डेवलप हो रही है, जिसका एक छोटा सा शाखसाना आपको फ्रांस में नजर आया जिसमें कि उनकी मेरीन ली पेन जो थी एक हार्ड राइट कैंडिडेट के तौर पे उभरी, गो कि वो जीत नहीं पाई। सिमिलरली आप ब्रेक्सिट का जो मामला है, बरतानिया का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना, उसकी बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि लोग उनकी जॉब्स ले रहे हैं, और उसमें ये पाकिस्तानियों को और वो लोग जो कि बहुत अब दहाइयों से वहाँ सेटल्ड हैं उनको भी गर्दानते हैं। तो इस माहौल के अंदर जहाँ पर कि एक तफरीक माशरे में हो रही है, और उसके बाद फिर मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, और फिर वो उन नज़रियात से भी इम्पेक्टेड हैं जो कि आपको नज़र आते हैं, जो कि इस वक्त शाम में या इराक में या फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मामलात हैं उससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, और फिर उसका ये आपको रद्द-ए-अमल नज़र आता है। तो मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल काम है। ये बदकिस्मती से वहाँ पे होता रहेगा जहाँ पर कि अभी भी कवानीन लोगों को इजाज़त देते हैं खुले माहौल की और एक खुले तरीके से मूव करने की, और उनको अपने अंदर जज्ब रख के असिमिलेट करके वहाँ पे रहना चाहते हैं। अब इसको भले हम जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ चीज़ों से मिलाते रहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चूंकि लोग अब वहाँ के शहरी भी बन चुके हैं और ये इफेक्टेड भी हैं बाय दी उस प्रोपेगेंडा से जो कि आपको नज़र आता है दाइश की शक्ल में या बाकी जगहों से, तो फिर उसके असरात भी अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। दाइश का जिक्र हम कर रहे, तो तारिक साहब, क्या आपके ख्याल में जो अफगानिस्तान पर अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया था, गैर जौहरी बॉम्ब जो गिराया गया था, क्या आपके ख्याल में क्या ये उसका एक रिएक्शन हो सकता है?
نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ صرف کسی ایک واقعے کا یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے. ہاں، جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں یا شدت پسند تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اس قسم کے واقعات کو اور ایسی چیزوں کو جن کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں اپنے میسج کو پینیٹریٹ کرانے کے لیے، وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. القاعدہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تحریک طالبان کی مثال آپ کے سامنے کہ نئے جس نے جنم لیا وہ داعش کی صورت کے اندر ہے، اور داعش نے اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو یورپ کے مختلف علاقوں میں کی، جس طریقے سے فرانس میں کیا، برسلز میں کیا، یہ UK کا واقعہ ہے، اور دیگر گاہے بگاہے جو واقعات ہوئے ہیں. تو اس کا جو سب سے بڑا ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کارروائیاں القاعدہ کی بنسبت ان کا جو فوکس تھا وہ یورپ زیادہ تھا. القاعدہ کی اتنی کارروائیاں ہمیں یورپ کے ممالک کے اندر نظر نہیں آتی، حالانکہ القاعدہ کا حوا بہت عرصے تک بہت بڑے حوے کے طور پر موجود رہا. اب اس سے نمٹنا کیسے چاہیے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اس کے رد عمل کے طور پر اسی قسم کا رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے اور وہ مسلمانوں پر پابندیوں والا رد عمل ہوتا ہے، وہ رد عمل مسلمانوں کو تضحیک کے نشانے کا بنانے کا رد عمل ہوتا ہے، وہ ایسی خبریں آپ کو سننے کو ملتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں علاقے کے اندر یا فلاں ملک میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے. ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جس کے اندر باپردہ خواتین کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر کوئی گھسیٹ کے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کوئی گستاخانہ خاکوں کی بات ہوتی ہے، یا آپ آزادی اظہار کے نام کے اوپر دوسروں کے جو مذہبی جو جذبات ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ داعش جیسی تنظیموں کو مزید موقع حاصل ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کریں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ جی چونکہ یہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں لہٰذا آپ کو بھی ان سے نفرت کرنی چاہیے، چونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لہٰذا آپ کو بھی نقصان پہنچانا چاہیے. اور اس کے لیے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ ان کا ٹارگٹ ہے، اور اس ٹارگٹ کو وہ مختلف ذرائع سے اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور معاملہ صرف یہ نہیں ہے جس طرح شہزاد کے جو لوگ یورپی ممالک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں یا ان ممالک میں، اور جن کی یہ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن ہے، وہ لوگ ان سے انسپائر ہو رہے ہیں اور ان کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات صرف مذہبی ٹلٹ نہیں ہے، اس کی وجہ ان کے معاشرے کے اندر ان کے ذاتی حوالے سے پیدا ہو جانے والی احساس محرومی بھی ہے، اس کی وجہ ان کے اپنی ذات کے اندر پیدا ہو جانے والے تضادات بھی ہیں. مثال کے طور پر امریکہ میں آپ کو ایک گے کلب کا واقعہ یاد ہوگا جہاں مارنے والا تو ایک مسلمان افغانی تھا لیکن اس کی وجوہات میں کہیں دور دور تک اسلام یا مسلمان ہونے کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسا نیریٹو ڈیزائن کیا جائے اور بیان کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ مزید لوگوں کو داعش یا اس قسم کی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے فولڈر کی جانب ہم نہ دھکیلیں. جی رضا صاحب، اس سارے معاملے پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کس طرح سے واقعات کی روک تھام ضروری ہے؟ طارق صاحب نے بھی ان پہ کچھ ہائی لائٹ کیا، کچھ آپ بھی بتا دیجئے. دیکھیے، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. روک تھام تو یوں سمجھیے کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں ہے کہ وہ آج ہوگی تو کل پرسوں ایک آپریشن ضرب عضب ہو جائے گا انگلینڈ میں اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپتمبر 2011 کے بعد 2001 کے بعد 9/11 کے بعد مسلمانوں کا کے بارے میں جو پبلک اوپینین ہے مغربی ملکوں میں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، وہ کچھ عجیب و غریب ہو گیا ہے. اور اس میں یہاں کی جو دائیں بازو کی موومنٹس ہیں وہ مسلمانوں کو اور جو اسلام ہے اس کو انہیرنٹلی وائلنٹ قرار دیتے ہیں اور طرح طرح کی یوں سمجھیے کہ پروفائلنگ کی جاتی ہے. تو ایک طرف تو وہ صورتحال ہے. دوسری جانب مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک بہت سختی سے ان کو جو ہے جو پرانے مسائل ہیں یورپ میں، ریسزم کا، نسل پرستی کا جو مسئلہ ہے، وہ اس مسئلے کے ساتھ جڑ گیا ہے. دیکھیے فرانس میں کیا ہے کہ وہاں پہ جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ یا تو بالکل ہی غریب ہیں یا مینیل جابز کرتے ہیں یا جیلوں میں ہیں، الجیرینز جو ہیں. اسی طرح انگلینڈ میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو خلیج ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور یہی حال امریکہ میں بھی ابھی جاری ہے، حالانکہ چھوٹی سی تعداد ہے مسلمانوں کی، 1% بھی نہیں ہے آبادی، ٹوٹل آبادی کی. مگر یہ پروفائلنگ جو ہے یا جس کو کہا جاتا ہے اسلاموفوبیا، یہ اور داعش وغیرہ جو ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی ریکروٹمنٹ بیس بڑھا رہے ہیں یورپ میں. جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا، ان کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے.
वहाँ पर वो लोगों को कायल करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, रिक्रूट करते हैं और ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि ये जंग जो है मगरिब मुसलमानों की जंग दिखाई दे। और यही जो यहाँ की जो इस्लामोफोब्स हैं मगरबी मुल्कों में, वो भी यही चाहते हैं कि इस्लाम के साथ जंग हो। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को फीड करती हैं और बदकिस्मती से मैनचेस्टर जैसे वाकयात रूनुमा होते हैं और एक विशियस साइकिल जो है वो बढ़ता है। तो अगर आपको ब्रेक पर जाना है तो इसके बाद भी हम बात कर सकते हैं। नहीं, हमारा वक्त क्योंकि खत्म हो गया, तो रजा साहब बिल्कुल लास्ट में कि क्या एक हल होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में कमेंट कर दें इसका। देखिए, हल तो ये है कि ये दो चीजें होनी चाहिए। पहली तो ये चीज होनी चाहिए कि हमारे अपने मुसलमानों के अंदर जो नजरियात हैं जामिद किस्म के, फरसूदा किस्म के, कि गैर मुस्लिम हमसे इंफीरियर हैं और हम सुपीरियर हैं, इसको तो खत्म करना चाहिए। गामिदी साहब यही कहते रहे हैं। और उसके जो मगरबी ममालिक हैं, इनको अपनी सिचुएशन जो है, मुसलमानों के जो हालात है उसको बेहतर करना होगा। ठीक है, उसके मुताबिक जो है मामले को हल करना पड़ेगा। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती। नाज़रीन, अपने फी जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफिज।